नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी ओनली फॉर आईएएस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले वाली क्लास में हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और उससे पहली जो क्लास है उनमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर चुके हैं, जिनमें बताया गया है कि कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और क्या उनके प्रोसेस थे, धीरे धीरे यहाँ पे कैसे कानून व्यवस्था लागू की गई, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है वो विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। सबसे पहला संविधान है जो पहले लिखा गया था वो अमेरिका का संविधान था, जो सबसे छोटा और लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान दो तरीका के होते हैं, एक तो होता है लिखित संविधान, लिखित, और एक होता है अलिखित। लिखित और अलिखित में क्या अंतर होता है? जैसे कि लिखित संविधान है अमेरिका का, ठीक है, और जो अलिखित संविधान के अगर उदाहरणों में देखें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान में आता है, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का संविधान। अब अलिखित का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी वहां लिखित में नहीं है, सब वर्बली चल रहा है ऐसे ही। तो वहां क्या है कि जैसे अपना भारत का संविधान है तो इसमें सरकार चलाने के कुछ नियम है, ठीक है, प्रशासन चलाने के कुछ और नियम है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट से भी कुछ नियम है। तो इन सब को एक जगह समाहित करके एक पुस्तक के रूप में निर्माण कर दिया है, कंपाइल करके एक पुस्तक बना दी, तो वो तो हो गया लिखित संविधान। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संविधान के जितने भी प्रावधान है, जैसे कि चुनाव आयोग से जो भी प्रावधान बनते हैं, जो चुनाव आयोग के प्रावधान है उनको अलग लिखा गया है, और जो भी संसदीय प्रक्रिया के जो प्रावधान है वो अलग लिखे हैं, प्रशासन के प्रावधान अलग हैं, सरकार के प्रावधान अलग हैं। इस वजह से उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। इसका मतलब क्या है? जब भारत का संविधान बना, जब संविधान सभा गठित हो गई और जब संविधान को लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उससे पहले जो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, उसके बाद भारतीय संविधान लिखा गया है। तो जब ये इन देशों का संविधान का अध्ययन किया गया, उसके बाद संविधान लिखा गया, तो अंबेडकर ने एक बात, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि भारत का संविधान, जब संविधान भारत का लिख के तैयार हो गया था, तब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान दुनिया के संविधानों को छानने के बाद भारतीय संविधान की उत्पत्ति या निर्माण हुआ है। ठीक है, अगली विशेषता आती है कि नम्य और अनम्यता में समन्वय। मतलब नम्य का मतलब है लचीला और अनम्य का मतलब है कठोर। यानी कि भारत का जो संविधान है वो ना तो कठोर है ना ही लचीला है, ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है। जैसे कि अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें, यूएस के संविधान की बात करें, तो ये कठोर संविधान है। कठोर संविधान से मतलब कि जब संविधान में संशोधन किया जाए तो एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, तो उसे तो कठोर संविधान कहेंगे। और जब किसी प्रावधान को या फिर किसी भी संविधान को अगर आसानी से आम कानूनों की तरह आम बहुमत से, यानी कि सामान्य बहुमत से अगर उसमें संशोधन कर दिया जाता है तो है लचीला संविधान कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। लेकिन भारत का संविधान ऐसा नहीं है। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। ये परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन स्वतः ही हो जाते हैं। ठीक है, जो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 368 है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। दो तरीके भारत के संविधान में 368 के अनुसार दो तरह से विशेष बहुमत होते हैं। एक में तो 2/3 बहुमत होता है
और दूसरे में होता है 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति। ये वाला स्पेशल कुछ ज्यादा ही स्पेशल होता है, ये थोड़ा कम होता है। और ये भी वो होते हैं जो सदन में उपस्थित होते हैं, उपस्थित तथा मतदान में जो भाग लेते हैं, मतदान करने वालों का होता है 2/3 बहुमत। इससे जो संरचनाओं में, जो संविधान की मूलभूत संरचना है, उनमें जो संशोधन किए जाते हैं वो 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति से होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं विशेष बहुमत, जो 2/3 जो सदन में उपस्थित होते हैं उनके 2/3 सदस्यों के बहुमत से होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से जो प्रावधान है उनको संशोधित करने के लिए कौन से वाले बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हो गया नम्य और अनम्यता में समन्वय, ठीक है। इसके बाद आता है सरकार का संसदीय रूप। संसदीय रूप का मतलब ये जो संसदीय प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा जो भी प्रावधान लिए गए हैं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, ठीक है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में संसदीय नहीं है, उसमें अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति शासन चलता है वहां पे। अब ऐसे ही अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक। भारत में संसद की तो संप्रभुता है, यानी कि संसद जो भी निर्णय लेगा वो अपने आधार पे लेगा। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा देश अगर संप्रभु है तो उसे अपने आंतरिक एवं जो बाहरी मामले होते हैं उन पे खुद अपना डिसीजन लेने की सर्वोच्चता होती है, पावर होती है। वह किसी बाहरी हस्तक्षेप के दबाव में आके डिसीजन नहीं लेता, अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, तो उसे संसदीय संप्रभुता कहते हैं। और न्यायिक सर्वोच्चता मतलब ऐसा नहीं है कि संसदीय संप्रभुता है तो क्या संसद कैसे भी नियम बना देगी, नहीं, उसके लिए भी एक सर्वोच्च कानून है, वो तो हमारा संविधान है। लेकिन इसकी जो सुनवाई होगी, इसको जो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम बनाता है, इसे जो रिव्यू करने की पावर दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। क्योंकि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि संसद अगर कोई भी नियम बनाए या कानून बनाएगी तो वो अच्छे ही होंगे, उसमें कुछ कमियां भी होंगी, तो उसके रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है जो कि सर्वोच्च है, ठीक है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। अब यहां क्या है कि जैसे अमेरिका में तो 2 तरह के न्यायालय हैं, वहां पे दोहरी नागरिकता भी है, एक तो राज्य की नागरिकता और केंद्र की नागरिकता। इसी तरह अमेरिका में 2 कोर्ट हैं, एक तो स्टेट कोर्ट है, एक सेंट्रल कोर्ट है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि जो जैसे केंद्र लेवल पे तो अपना सुप्रीम कोर्ट हो गया जो कि सर्वोच्च अदालत है भारत की। अब उससे नीचे होते हैं स्टेट में जो हाई कोर्ट होते हैं, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ये हो गए। अब इसमें जो स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अगर किसी भी नेता, मंत्री, विधायक यानी कि संसद ने अगर कोई भी कानून बनाए तो उनको चेक करने के लिए कि ये कानून सही है या गलत है, तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। संसद का काम है, विधायिका का काम है अपने नियम बनाना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम है ये चेक करना कि ये नियम सही है या गलत है, किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, न पता लगे कि कानून बना दिए संसद ने, न्यायालय को कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे में तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, ठीक है, अव्यवस्था फैल जाएगी देश में। उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। ये भी एक विशेषता है, क्योंकि अगर संविधान बना है तो उसकी कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, ठीक है। तो जो कमियों को संशोधित करते हैं वो तो
अनुच्छेद 368 के तहत कर देते हैं। उसमें कुछ भी संशोधन करना परिस्थितियों के आधार पर, जैसे कि 1949 में जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, और आज वर्तमान 2024 में हम चल रहे हैं तो आज की परिस्थितियां कुछ और है। तो उस आधार पर अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार हैं और ये डीपीएसपी, इन्हें संविधान का दर्शन कहा जाता है। दर्शन, ठीक है, दर्शन कहा जाता है। मतलब कि जो मौलिक अधिकार हैं वो तो नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी देते हैं। शुरुआत में मौलिक अधिकार कितने थे? शुरुआत में मौलिक अधिकार 7 थे, ठीक है, लेकिन इसमें से 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, यानी कि रिपील कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तब उसके बाद में फिर रह गए थे 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार कौन से थे? एक तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, चौथा था धार्मिक अधिकार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा था सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और छठवां था संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार, ठीक है। अब ये जो है ये 6 अधिकार हैं जो वर्तमान समय में, ठीक है। ये जो है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22 तक है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 में है, ठीक है, 23 से 24। और ये जो धार्मिक अधिकार है ये 25 से 28, और इस सांस्कृतिक का है ये 29 और 30 में दिया गया अनुच्छेद है नहीं। और ये संवैधानिक अधिकार 32। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गए 6 अधिकार हैं वर्तमान में। और वहीं डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी में कहा गया है कि डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा है। सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी। डीपीएसपी को कहा क्यों गया? डीपीएसपी में कहा गया है कि यदि राज्य कोई भी कानून बनाता है, यदि राज्य कोई भी कानून बनाता है तो सामाजिक हितों को ध्यान में रख के या फिर डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, और जो भी कानून बनेंगे उनमें डीपीएसपी को भी अंतर्निहित किया जाना चाहिए। ये राज्य सरकार को दिए गए निर्देश हैं, या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश हैं। हालांकि डीपीएसपी को कानूनन लागू नहीं किया जा सकता, जिस तरह मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है उस तरह डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन मौलिक अधिकार भी ये परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कैसी भी परिस्थिति हो तो आपके अधिकार बने ही रहेंगे।
इमरजेंसी में जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो सारे अधिकारों को या तो संसद संशोधन करके उनमें कुछ कमी कर सकती है या फिर प्रतिबंध पूरी तरह से प्रतिबंधित भी कर सकती है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी रिपील नहीं किया जा सकता। अगला आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी भी धर्म को या फिर किसी धर्म विशेष को प्रमोट ना करना, यानी कि सभी धर्म समान है भारत के संविधान में। किसी एक धर्म के लिए कैसी भी विशेषताएं या फिर कोई भी स्पेशल प्रावधान नहीं किया जाएगा। अगर मुसलमानों को हज की यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है तो हिंदुओं के लिए ये जो यात्राएं वो फ्री भी कर दी जाती हैं। हालांकि धर्म पर कोई सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, हाँ फी लगा सकती है, फीस ले सकती है कि हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं, इसके लिए ये फी पे कर दो, लेकिन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स और फीस में अंतर होता है, ठीक है। किसी धर्म विशेष पर टैक्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या हुआ कि जो भारत में जो भी सरकार बनेगी, जो भी चुनाव होते हैं एमपी के, एमपी एमएलए या फिर विधायक या फिर सांसद के जो भी चुनाव होते हैं, उनको सबको वोट करने का अधिकार है। इसमें क्या था कि 1989 से पहले, 1989-88 से पहले क्या था कि जो वोट करने की जो वोटर थे उनकी आयु 21 वर्ष रखी थी। लेकिन 1988 के बाद, 1988 के बाद यह उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1988 से पहले तो 21 वर्ष के लोग ही वोट कर सकते थे, लेकिन 1988-89 में एक प्रावधान संशोधन किया गया। उसके बाद में से जो मतदाताओं की आयु थी वो 18 वर्ष कर दी गई, मतलब मिनिमम 18 वर्ष के जो वोटर होंगे वो वोट कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है एकल नागरिकता। अब ये एकल नागरिकता क्या है? देखो, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है, लेकिन भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ली है ये नागरिकता, एकल नागरिकता है। अमेरिका में क्या है कि जैसे अपने यूपी में, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये सभी अलग अलग राज्य हैं। इसी तरह अमेरिका में भी जितने भी राज्य हैं तो वहां के जो नागरिक हैं तो वो एक तो अपने राज्य के भी नागरिक हैं, एक परिचय पत्र, उनका पहचान पत्र राज्य के नाम से है, ठीक है, और एक केंद्र के नाम से है, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर भारत में दोहरी नागरिकता होती तो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होता, और एक जैसे उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश का नागरिक, एमपी का तो मध्य प्रदेश का नागरिक, ऐसे ही इसी के साथ साथ केंद्र का भी होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, एकल नागरिकता है, यानी कि चाहे राज्य से किसी से भी बंदा बिलोंग करता हो, लेकिन वह केवल भारत का ही नागरिक होगा, न कि किसी राज्य का, ठीक है। अब स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या है? जो भारत का संविधान है वो ये व्यवस्थाएं देता है, व्यवस्थाएं करता है कि भारत में कुछ स्वतंत्र निकाय होंगे, जैसे जैसे चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग होगा, ये एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये जो सरकार के खाते होते हैं, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के जो खाते होते हैं, उनका ये उनकी ऑडिट करता है, उनकी जांच करता है, ठीक है। और क्या है? जैसे यूपीएससी हो गया, ये भर्ती कराता है, एसपीएससी हो गया जो राज्यों में भर्ती कराते हैं, ये स्वतंत्र निकाय है। इनके ऊपर किसी की पावर नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि किसी की सरकार चल रही तो उसकी पावर उस पर होगी, वो अपने हिसाब से इलेक्शन करवाए या अपने हिसाब से अपने खातों की ऑडिट कराए, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र निकाय है, इनके ऊपर किसी की नहीं चलती, ठीक है। अब आते हैं आपातकालीन प्रावधान। ये आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए? जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी से। अब ये आपातकालीन प्रावधान का मतलब क्या है
कि जब इमरजेंसी की स्थिति होगी तो उसमें क्या कंडीशन होगी, क्या प्रोसेस होगी इन्हें फॉलो करने के लिए। आपातकालीन 3 आर्टिकल में होता है, एक तो 352, 356 और एक होता है 360। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी के लिए ये जब, और 356 कब लगता है, जब राज्य संवैधानिक पालन करने में विफल होता है, यानी कि संविधान के अनुसार जब राज्य में सरकार चलाने में विफल होती है तब राष्ट्रपति शासन लगता है, जो अनुच्छेद 356 के आधार पर लगता है। और इसका जो बेस है वो कहाँ दिया गया है, 365 में बताया गया है कि किन परिस्थितियों के आधार पर 356 लगाई जाएगी, जब राज्य संवैधानिक विफलताओं को फेल कर जाता है। ठीक है, और 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है तब 360 के तहत वित्तीय आपातकालीन लगाई जाता है, वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है त्रिस्तरीय सरकार। पहले क्या था कि 2 स्तरीय सरकार चलती थी, एक तो केंद्र में एक राज्य में। ठीक है, लेकिन 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73 और 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में त्रिस्तरीय सरकार बनाए जाने का प्रावधान आया। ये त्रिस्तरीय क्या है, जैसे केंद्र में सरकार होती है, राज्य में होती है, उसके नीचे एक जिला लेवल पे भी सरकार होगी। उसके लिए एक कंसेप्ट आए थे जिसमें म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम, नगर निकाय, ठीक है, नगर पालिका, ये त्रिस्तरीय, और ग्राम पंचायत है, ये त्रिस्तरीय तीसरे लेवल की सरकार है। पहले लेवल की केंद्र में, सेकंड लेवल की स्टेट में, और तीसरे लेवल की जिला पर होती है। ठीक है, उसके बाद आती है सहकारी समितियां। अब ये सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समितियां दरअसल 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया तो इसमें फंडामेंटल राइट दिया गया। फंडामेंटल राइट से मतलब इन्हें मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया, जिसमें आप कोई भी संगठन बना सकते हो। संगठन जैसे कि बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, ठीक है, एनजीओ चल रहे हैं, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में, यानी कि जो मानव कल्याण के लिए जो भी संगठन बनाए जाते हैं उन्हें सहकारी समितियों में शामिल किया गया और इन्हें मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया 2011 में। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों का दर्जा दे दिया गया। और अगली विशेषता है एकात्मकता की ओर संघीय झुकाव। इसका मतलब क्या है? वैसे तो संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का संविधान, यानी कि जो भारत बना हुआ है, जो 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित राज्यों से मिलकर बना है, उसमें भारत का संघ एक समझौते पे नहीं बना। इसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, अपने लिए कानून बना सकते हैं, अपने हिसाब से सरकार चला सकते हैं, लेकिन केंद्र से अलग नहीं हो सकते, संघ से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये झुकाव का मतलब क्या है? संघीय और झुकाव। संघीय और झुकाव का मतलब वैसे तो सरकार अपनी चला ही रही है, अगर इमरजेंसी लगती है देश में तो उस राज्य सरकार की सारी पावर खत्म हो जाएगी। वो पावर खत्म होने के साथ साथ वही पावर सीधी की सीधी केंद्र में ट्रांसफर हो जाएंगी, यानी कि केंद्र में जो सरकार होगी वही सरकार राज्य में चलाने लगेगी, यानी कि एकात्मक सरकार से संघीय सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट बन जाएगी, यानी कि केंद्र सरकार उसमें, यानी कि जैसे ही देश में इमरजेंसी लगेगी या किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में इमरजेंसी लगती है, वैसे ही जो भी राज्य की शक्तियां हैं वो सारी की सारी केंद्र के पास ट्रांसफर हो जाएंगी, फिर केंद्र चलाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ साथ कुछ आलोचनाएं भी हैं।
आलोचना क्यों है? क्योंकि देखो, जो भारत का संविधान बना उसमें सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे, सभी वकील थे, विदेश में पढ़ के आए थे, तो इस वजह से एक बड़ा हो गया। अब सबसे बड़ी वो आती है कि इसे लोग उधार का संविधान कहते हैं। अब उधार का संविधान क्यों कहते हैं, ये आलोचना पढ़ रहे हैं हम। उधार का संविधान इसलिए कहते हैं कि जो जितने भी बड़े जानकार थे और जो भी पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने बहुत से देशों के संविधान का अध्ययन किया, तो उनमें से जो सही उन्हें प्रावधान लगे वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए, अपने संविधान में अडॉप्ट किए, तो इस वजह से इसे उधार का संविधान कहा जाने लगा। ठीक है। अब उधार का संविधान क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान में किसी भी संविधान के प्रावधानों को हूबहू उतार दिया जाए, क्योंकि देखो भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें विविधताएं भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक ही धर्म निवास कर रहा हो, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है। और बहुत सारी भाषा, बोलियां, बहुत अलग अलग जोग्राफिकल रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति है, कल्चर है, तो इस वजह से किसी भी एक तरीका के संविधान को नहीं इसमें लागू किया जा सकता। तो ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बेकार लगा हो तो डिसलाइक कर देना। आप कुछ बताते भी नहीं हो उसमें, लाइक डिसलाइक कुछ तो कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि आप लाइक ही लाइक करो, नहीं, आप डिसलाइक भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम पता तो लगे कि आपको कैसा लग रहा है। कमेंट करके भी बता दिया करो, कोई बताता है नहीं, बता दिया करो यार, उसमें पैसे थोड़ी लगते हैं, कर दिया करो हैं। तो ठीक है, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।